नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में केंद्रीय बजट पर हो रही बहस को लेकर, जहां संसद में आम बजट पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया। उधर आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बहस जारी है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आम बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में ऐतिहासिक दस्तावेज है। आर्थिक विकास करना, रोजगार बढ़ाना और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना इस बजट का मकसद है। देश के गरीब, किसान, महिला, युवा और श्रमिक वर्गों के उत्थान पर सरकार का फोकस है, जहां छत्तीसगढ़ को इस बजट से काफी लाभ होने वाला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बजट में शराब महंगी और मछली सस्ती जरूर हो गई है, लेकिन देश के विकास को लेकर कोई स्पष्ट दिशा दिखाई नहीं देती। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह अडानी के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय अडानी समूह के लिए योजनाएं बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आम बजट 2026 में छत्तीसगढ़ के लिए क्या खास है और भूपेश बघेल सीएम रहते अडानी के प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं रोक पाए? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ को फिर इस समय केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया है। और इस बजट में महंगाई कम करने के लिए और देश के युवाओं को नए रोजगार देने के लिए और ना ही रोजगार सृजन करने के लिए इस बजट में बिल्कुल कुछ भी उल्लेख नहीं है। साथ ही चुनाव के दृष्टि से चुनावी लाभ लेने के लिए उन राज्यों को कहीं ना कहीं कुछ उपकृत करने का काम मोदी सरकार ने किया है। सेंट्रल एक्साइज इस बजट में कम नहीं किया है, जिससे पेट्रोल, डीजल जैसे कई ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ जो कम किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किया, जिससे पेट्रोल और डीजल की महंगाई चरम पर है और बाकी चीज़ों की महंगाई भी चरम पर है। इस तरह से मोदी सरकार का यह बजट पूरी तरह से फेलियर है और देश की आम जनता के लिए और किसान युवाओं के लिए ये बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
जिस तरह से आम बजट में कभी आम आदमी को ढूंढा जा रहा है तो कहीं छात्रों और रोजगार को लेकर बातचीत हो रही है। इन्हीं सभी विषयों पर हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भाजपा से जुड़ गए हैं, रिंकी पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और पुष्पेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे सीधे और सधे शब्दों में पहला सवाल कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, तो देखिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ को माइनिंग हब बनाने की बात की गई है, और जो और भी बातें की गई हैं वो लगभग संभवतः पूरे जो है देश में ही लागू होती हैं। इसके अलावा भी क्या मैं कोई बिंदु ऐसा छोड़ रहा हूं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए खास है? पुष्पेंद्र जी, ओपनिंग स्टेटमेंट जी। आनंदी टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अपने बीच में अभिनव जी हैं, मनीष बोरा जी हैं जी। आप सभी को, रिंकी पांडे जी को भी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं 24x7 ये सरकार देश के लिए काम करना चाहती है। इसका एक संदेश दिया है रविवार के दिन बजट प्रस्तुत करके। हम सब लोग सरकार का अभिवादन करते हैं। इसमें देश की आर्थिक सेहत और देशवासियों की सेहत का विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए इस बजट की संवेदनशीलता को हम नमन करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको स्किल्ड लोग मिले हैं जो उनकी देखभाल कर सके। 1.5 लाख केयर टेकर हमारे बुजुर्गों को मिले। दूसरा, हम जिस चुनौती से गुजर रहे हैं अभिनव जी, उसका शायद अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन सरकार को और सरकार चलाने वाले लोगों को इसका जरूर अंदाजा है। कैंसर से देखिए, जैसा कैंसर हम लोग को जकड़ रहा है, नौजवानों को देखिए शुगर की बीमारियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए क्या चिंता की है? छत्तीसगढ़ के लिए क्या यही देखिए पूरे देश में क्या मिलने वाला है उसकी तो हर जगह चर्चा ही हो रही है। हम यहाँ चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जुड़े हैं। जी थोड़ा जल्दी, थोड़ा सर थोड़ा समय कम है जी। मेडिकल कॉलेज जो है ना, मेडिकल हब बनाने का है 10,000 करोड़ ऐसे में ही मिला है हमारे देश को। और दूसरा बात करूं, 2 लाख करोड़ पहले रक्षा बजट था 2014 में। आज हमारी सरकार ने 8 लाख करोड़ रक्षा बजट किया है। ये भी चाहे अपन छत्तीसगढ़ की बात करें, नक्सलवाद में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तीसरी बात, अपन शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, 39 करोड़ था कांग्रेस के शासनकाल में, और आज हमारी सरकार ने 139 करोड़ का प्रोविजन किया। अभिनव जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे सर, 2011-12 को अगर आप बेस ईयर मान के अपनी जो है उपलब्धियां बताएंगे तो फिर वो तो हम दूसरी तरफ चली जाएगी ये चर्चा। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के रहने वालों को, छत्तीसगढ़ के बाशिंदों को इस बजट, अगर हमारी ये चर्चा सुनता है तो उसको क्या इससे मिलेगा? बस सीधे सरल शब्दों में छोटा सा जी। किसानों को बहुत सी सुविधाएं मिली हैं, और किसानों की जितनी भी फसल हैं उसका ध्यान रखा गया है। किसानों के बीमा का ध्यान रखा गया है, और किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। 50% उनके जो थ्रेशर पंप होते हैं उस पे 50% की सब्सिडी का प्रोविजन हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, सभी प्रकार ठीक है। मैं वापस आऊंगा पुष्पेंद्र जी वापस आऊंगा, चूंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना है। रिंकी जी, आपके पास आता हूं। किसानों की बात कही अपने जो है आखिरी शब्दों में पुष्पेंद्र जी ने। आपको किसान शब्द कहीं सुनाई दिया क्या रिंकी जी? नहीं, किसानों के लिए कोई बजट में प्रावधान कहीं किसान शब्द सुनाई दिया? कहीं भी नहीं है। किसानों के लिए कोई प्रावधान है अगर तो बताए, बल्कि कि उनका अनाज, फसल बीमा, अनाज और यूरिया, उसकी सब्सिडी पर वो तो कम कर दिया गया ना। इन्होंने क्या किया? किसानों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित हो रही है 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं तो प्रूफ के साथ बात करता हूँ। नहीं, आप छत्तीसगढ़ वासी है ना, आपको लगता है कहीं से कि आपके कार्यकाल के अलावा अभी भी 109 मीट्रिक टन धान हमारी सरकार ने अधिक खरीदा है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अन्नदाता किसानों की हितैषी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। पुष्पेंद्र जी, आम बजट आया है। जब हम छत्तीसगढ़ के बजट की बात करेंगे तब हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में था। आप बेस तौर पर, यानी कि सामान्यतः आप ये मान करके चलिए कि आप 12 साल पहले की बात कर रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट की, तो उससे आपने क्या सुधारा, उस पर हम बात कर रहे हैं। जब हम छत्तीसगढ़ के खास बजट की, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हम इन पर बात करेंगे। रिंकी जी, अपना स्टेटमेंट पूरा कीजिए जी। जी, मैंने ये कहा इनसे कि इनका जो बजट है
ये बजट केवल जो हमारी जनता है, हमारी जनता की जरूरतों की बलि देकर के इन्होंने ये बजट तैयार किया है। इन्हें जरा सी कोई चिंता नहीं। जहां तक मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ को की तो पूरी तरह अनदेखी की गई है। हमारे देश में सबसे ज्यादा खनिज और बिजली देने वाला जो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है, उसकी पूरी तरह अनदेखी, उसको पूरी तरह ठगा गया है। उसके लिए क्या किया गया, उस राज्य को विकास के लिए इन्होंने क्या दिया है बजट में, उसके लिए क्या है मुझे ये बताइए। सबसे अधिक ये देने वाला जो राज्य है, बिजली देता है, जो खनिज संपदा दे रहा है, उसको आर्थिक पैकेज से दूर क्यों रखा गया है? आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है। जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, आदिवासी अंचल के लिए इन्होंने क्या किया है, क्या लाया है उसके लिए? बल्कि आपको बता दूं, ग्रामीण विकास है, जल जीवन मिशन वाला जो योजना, इस पर जो इन्होंने कटौती की है, उसका असर सीधे सीधे हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जो वासी हैं उन पर और आदिवासी क्षेत्रों पर उसका सीधे सीधे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे ज्यादा इन्होंने नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है तो वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है मनीष जी, चलिए मनीष जी को इन करते हैं। मनीष जी से सवाल जान लेते हैं। ठीक है रिंकी जी, ठीक है, वापस आएंगे। मनीष जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं और कल हमने बजट भी देखा कि देखिए माइनिंग हब हम बनाएंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाएंगे। छत्तीसगढ़ भी कमोवेश उसका जो है पार्ट रह सकता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को ऐसा क्या मिला है जिससे छत्तीसगढ़ आशा भरी नजरों से देखे? आप इसे कैसे देखते हैं आम बजट को? ओवरव्यू मनीष जी। देखिए, यदि आम बजट की बात करें और विशेषकर हम छत्तीसगढ़ को लेकर के बात करें तो जिस बात का आपने जिक्र किया है माइनिंग कॉरिडोर बनाने का, उसको लेकर के निश्चित रूप से प्रावधान किया गया है। उसमें उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के एक माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसको लेकर के निश्चित रूप से एक प्रावधान उसमें किया गया है। लेकिन उसमें देखें तो दुर्लभ खनिजों पर सीधे शुल्क में कटौती भी की गई है। इसका भी असर जो है वो छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा और इससे छत्तीसगढ़ में जब जैसे माइनिंग का जो उद्योग लगेंगे उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने से मुझे लगता है कि जो एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के साथ में है और जो वादा भी छत्तीसगढ़ की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस दिशा में एक प्रयास होता निश्चित रूप से दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा यदि हम कोई बहुत बड़ी बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई विशेष बहुत बड़ा कुछ दिया गया ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन ये जो दिख रहा है कि माइनिंग के क्षेत्र में, जो कि यहाँ पर खनिज संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में है, तो उसको लेकर के ये प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। मनीष जी माफी चाहूंगा रोकने के लिए, लेकिन इसके जैसे माइनिंग कॉरिडोर की अगर हम बात करें, माइनिंग कॉरिडोर में एक सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि कॉरिडोर क्या इसलिए तो नहीं बन रहा कि यहाँ की प्रचुर मात्रा में अगर खनिज है तो यहाँ से जितने जल्दी निकाला जा सके? एक सवाल वो भी आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अगर कोई निवासी है वो ये जानना चाहता है कि क्या कॉरिडोर सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मेरा जो खनिज है वो अलग अलग जगह पहुंचाया जा सके और थोड़ा स्पीड से पहुंच जाए, इसके अलावा मुझे उसका कोई फायदा होता दिखता है क्या? अभी मनीष जी। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जिस बात को आपने कहा है उससे मैं भी सहमत हूँ कि खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है और उसका दोहन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास जो है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं कमोबेश उसके आसपास ही मैं भी जाऊंगा। ये बात सच है कि छत्तीसगढ़ में जो खनिज है उसके दोहन को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। बड़े जितने भी उद्योग समूह है वह भी छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। तो इसमें बड़ा उनका जो हिस्सा है मुझे लगता है वो माइनिंग को लेकर ही है, चाहे वो कोल को लेकर हो, चाहे लाइमस्टोन को लेकर के हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर है। वो बड़ा जो उनका हिस्सा यहाँ पर आते हैं तो पहला उनका फोकस होता है कि हमको माइंस चाहिए, माइंस के बगैर वो यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। माइंस के चक्कर में वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, मगर इंडस्ट्री उतना नहीं रहता जितना कि उनका फोकस माइंस पर होता है। इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करूंगा कि उसका फायदा सीधे तौर पर बड़े उद्योगों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के किसानों को कितना फायदा होता है, राज्य सरकार उसमें कितना हस्तक्षेप कर पाती है और वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को जिनकी जल, जंगल और जमीन से सीधे तौर पर ये चीजें जुड़ी हुई है, उनको कितना फायदा दिला पाती है राज्य सरकार, ये देखना होगा। क्योंकि राज्य सरकार की अनुमति के बिना ये संभव नहीं हुआ कि यहाँ के जो माइंस हैं उनको आप जितना जल्दी हो सके उतना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, मैं इसी के साथ एक देखिए जो आपने बात बताई कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा, लेकिन दूसरा पहलू इसमें जो मैं देख पा रहा हूं
कि मैं इस सवाल के साथ पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि भाजपा का हमेशा से, या भाजपा सरकार की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, आप लोग ऐसा है कि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका जो चलता है, अगर भाजपा की गाड़ी है तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर के पहियों पर कहीं ना कहीं चलती हुई हमें नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर कल बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि हम बहुत खर्चा भी करेंगे, और घाटे का जो बजट है इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप कैपिटल बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ को क्या मिलता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चरल तरीके से एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। तो मेरे इसमें दो सवाल हैं कि एक तो आप छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर कैसे कर पाएंगे? चलिए, आप 31 मार्च तक जो है नक्सलवाद को खत्म तो कर देते हैं, इसके बाद जिन जगहों पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें कैसे करेंगे? दूसरा, जल जंगल जमीन बहुत बड़ी भावना है छत्तीसगढ़ की, उसको संरक्षित करते हुए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर पाएंगे? पुष्पेंद्र जी, कम शब्दों में बोलिएगा, ज्यादा जी। देखिए अभिनव जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है ना डेवलप की बात की है। अपन बात करें 2 मिनट में मैं बताता हूँ। नया रायपुर की बात करें, नया रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया। अभी नया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, एम्स IIT सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। दूसरा, जहां तक माइनिंग की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई उद्योग स्थापित होते छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की जनता को रोजगार मिलेगा। 50-100 लोग बाहर से आएंगे, इसके बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ डेवलप करेगा। छत्तीसगढ़ की भी भारत में पहचान होगी, और ऑलरेडी छत्तीसगढ़ बहुत बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पहचान होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या पुष्पेंद्र जी? अब छत्तीसगढ़ के युवाओं का ध्यान रखा गया है, उनको नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो सक्षम होंगे, सब शिक्षित होंगे। और पुष्पेंद्र जी, सवाल पर आइए। रोजगार के लिए प्रावधान क्या है, मुझे ये बता दीजिए। सवाल पर आइए रिंकी जी। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नया रायपुर, अभिनव जी आप नया रायपुर का राजधानी देख रहे होंगे। पूरे देश में रायपुर की राजधानी नंबर 1 पे है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। अभी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। IIT नया रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां आपको दिख रही हैं और देखने को आम जनता को मिल रही है। आम जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिंकी जी देख रही हैं क्या? रिंकी जी दिख रही हैं क्या कोई उपलब्धियां? रिंकी जी, उपलब्धियां हैं आपका काउंटर मोदी जी के मुकाबले में किस सरकार ने, किस मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने आज से पहले काम किया? हमें बता दो, आज से पहले बताओ मेक इन इंडिया क्या था? किसी ने नाम नहीं सुना था। आज से भारत को AK-47 भी खरीदना पड़ता था। ठीक है। आज भारत खुद मेक इन इंडिया हथियार बना रहा है। आज भारत ब्रह्म हाउस बना रहा है। आज भारत INA। अरे पुष्पेंद्र जी, रिंकी जी, सुनिए रिंकी जी, बात सुनिए। इस तरह जो है हमारी चर्चा का जो है सार्थक प्रयास जो है जनता को समझाना कि क्या मिला है उन्हें, वो नहीं हो पाएगा। इस तरह बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। रिंकी जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के जो प्रतिनिधि हैं, जो कि सदन में गए हैं, संसद में गए हैं, वो इन बातों को उठाएंगे या नहीं? अगर उठाएंगे तो इस तरह से जो है सदन को जो है क्यों स्थगित होने दिया जा रहा है कार्रवाई को? अगर छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला है, उसकी बात उठाना जरूरी है। आप बात करिए, बात के साथ उस पर आगे बढ़िए। लेकिन मैं देख रहा हूं आज जो भी कार्रवाई शुरू हुई उसको बार बार स्थगित कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है रिंकी जी? ये लोग सुनेंगे तब ना। हम तो बजट पर बात करना चाहते हैं, पर ये लोग बात कहाँ करने दे रहे हैं? ये लोग बात करना कहाँ, ये केवल फालतू बातें कर रहे हैं। मुद्दे की बात पर तो आ ही नहीं रहे। आप मुद्दे की बात कीजिए। आदिवासियों के लिए आप मुझे एक बात बताइए, आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उनके जिलों के लिए कौन सी आपने योजना लेकर आए हैं, वो बता दीजिए आप मुझे। कोई तो बात बताइए। आप छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि रेल, सड़क, स्वास्थ्य में, रेल और सड़क स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ विशेष आवंटन, 3 मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ के लिए। सवाल सुनिए, आप भागिए मत। देश बहुत सारी जनता जान रही है आपके जुमलों पे, आपके बातों पर आना नहीं है। आप हकीकत की बात
कीजिए, आप बात भविष्य की बात मत कीजिए। ठीक है, आप अभी ठीक की है, बात कीजिए, ठीक अभी है, की। भविष्य वर्तमान भविष्य में का आपने ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या किया है? बजट में आपने रिंकी जी, छत्तीसगढ़ को क्या सुनिए किया? सुनिए, भविष्य का लक्ष्य हमें इसलिए तय करना पड़ता है, सकारात्मक जो है हमें एक ओवरव्यू लेना पड़ता है, सकारात्मकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर नकारात्मक हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पुष्पेन जी, ये तो मैं आपसे सवाल करना ही चाहता था कि आप जब रेल कनेक्टिविटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आए दिन छत्तीसगढ़ में आने वाली ट्रेनें हैं, कुछ भी है वह कैंसिल होता रहता है, आए दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। महीनों पहले टिकट बुक करते हैं, उनकी ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं। कैसे आप कनेक्टिविटी सुधार पाइएगा भाई? देखिए अभिनव पुष्पेन जी, जी, हमारी सरकार ने जो बोला है वो करके दिखाया है। हमने वादा किया कुछ था भी नहीं 31 मार्च करके दिखाया है, 2026 के सब पहले झूठ, पूरे नक्सलवाद वादे खत्म झूठ, करेंगे। पूरे हमारी जुमले। सरकार ने 31 मार्च आपकी 2026 से पहले सरकार ने नक्सलवाद खत्म हो हर रही है। झूठ जब कहा है, नक्सलवाद कुछ खत्म भी नहीं होगा करके तो दिया बस है। अरे बस रिंकी जी, स्कूल या सवाल सभी जगह सवाल बैंक रिंकी जी कलेक्टर आपने कर लिया, आप भारतीय जवाब जनता भी सुन पार्टी की लीजिए। सरकार जो रिंकी बोलती जी, है वो करके इस तरह तो दिखाती है। चर्चा नहीं हो पाएगी कांग्रेस ना। के लोग आपने ऐसी सवाल बातें कर करते लिया है, रहते हैं। जवाब भी सुन लीजिए। हाँ पुष्पेन जी, कम शब्दों में बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हमारी सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने जा रही है। 95% छत्तीसगढ़ से अरे नक्सलवाद खत्म हो नक्सलवाद गया। पर जब हम और इसके चर्चा बाद करेंगे देखिए, पुष्पेन जी, जब नक्सलवाद खत्म होगा पुष्पेन जी, रेल पुष्पेन जी, कनेक्टिविटी होगी, ये गलत सभी बात जगह है। रेल पुष्पेन जी, कनेक्टिविटी ये होगी। गलत बात है। मैंने आपसे कनेक्टिविटी पर सवाल पूछा, आप नक्सलवाद पर चले गए। रेल ये ऐसा ही है, आप पर पूछो और जवाब इमली पर ही मिलता है। मैं बता रहा हूँ, रेल कनेक्टिविटी जब चीजें ठीक होंगी, अगर मान लीजिए नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वहां के लोग सुरक्षित नहीं, रहेंगे, वही तब तो अपन रेल कि कनेक्टिविटी चलिए करेंगे ना। मार्च आपके मुश्किल से 2 महीने तो भी आपने- नहीं है, 2 महीने मुश्किल से बचे हैं। अब 2 महीने बाद बिल्कुल। का जो मैं एक रूपरेखा पूछ रहा था। जी, हमारी सरकार तो ऑलरेडी 2047 विजन को लेकर काम कर रही है। हमारी ठीक है। सरकार का विजन है। चलिए मनीष जी, बताइए जिस तरह से कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को बात होती है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ कई क्षेत्रों में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि लोगों को आने जाने में जब समस्या होगी तो लोग अपने काम कैसे कर पाएंगे, पढ़ने कैसे जा पाएंगे, आ जा कैसे पाएंगे, बड़ी बात है। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या इसके की पॉइंट्स हैं, चूंकि इसे कई पहलुओं में सुलझाना जरूरी है। मनीष जी, देखिए, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत करें तो मैं एक बात बड़े सावधानी से कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बहुत तेजी से प्रगति की है। और छत्तीसगढ़ के साथ जो राज्य का गठन हुआ था, उन राज्यों में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर होगा, चाहे बस्तियों को लेकर के बात करें, चाहे सड़कों को लेकर के बात करें, चाहे हम रेल यातायात को लेकर के बात करें, तो आम जिस भी क्षेत्र में बात करें, हर जगह पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ने बड़ा डेवलपमेंट किया है। अभी भी यदि हम बात करें तो पीवीजीटी के माध्यम से बस्तर और सरगुजा जैसे जो क्षेत्र हैं, वहां पर पीवीजीटी की जो सड़कें हैं उसको लेकर के बजट में प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, प्रधानमंत्री आवास को 8 लाख आवास जो प्रधानमंत्री आवास के बनने हैं, जो गरीबों को पक्के मकान दिए जाने हैं, उसको लेकर के भी केंद्र का जो अंश है उसमें बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो निश्चित रूप से दिख रही है, जिस पर काम किया गया है। लेकिन एक चीज ये बात स्पष्ट है कि यदि सड़कों से कनेक्टिविटी भी आप बढ़ा रहे हैं तो उन क्षेत्रों से बढ़ा रहे हैं जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां से कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वहां पर जब उनका कनेक्टिविटी शहरी क्षेत्रों से होगा, शहरों से प्रदेश से होगा, प्रदेश से यदि राजधानी से होगा, तो निश्चित रूप से वही जो टकराव की स्थिति, कॉरिडोर बनाने जी बिल्कुल, वही जो टकराव की स्थिति हमें भविष्य में देखने को मिलने वाली है। कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो टकराव तो होगा ही, और विपक्ष भी लेकर हावी ही रहेगा इस मामले को लेकर। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको कैसे मैनेज कर पाती है और आगे बढ़ पाती है। चर्चा हम इतनी ही कर पाएंगे चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई। रिंकी जी बहुत शुक्रिया, पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बजट पेश हुआ, अब छत्तीसगढ़ में चर्चाएं तेज हैं और ये अपने अपने हिसाब से भी पहलू निकाले जा रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को कौन सा लाभ मिलेगा। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में होने वाले काम ही बताएंगे। यूनियन यानी कि जो केंद्र सरकार है उसकी जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में आती हैं वो भी अपने आप में ये बताएंगी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखकर बजट को डिजाइन किया गया था। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।